यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, आज वो इस्टोनिया की यात्रा में पहुँचे। इस्टोनिया में पहुँच के उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हमको ये जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उस यूक्रेन में लड़ाई में सभी जो वेस्टर्न देश हैं उनको यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ पर सीज़ फायर हो जाता है इस लड़ाई में इस समय, तो वो रसिया के बेनिफिट में होगा, क्योंकि इस समय रसिया में उसकी वेपन की सप्लाई कम हो रखी है। तो सीज़ फायर का फ़ायदा उठा के रसिया अपने वेपनों का एम्यूनेशन को फिर से भर देगा। तो उन्होंने कहा है कि इस समय सीज़ फायर हम नहीं चाहते लागू करना। जो ज़ेलेंस्की है वो इस समय बाल्टिक देशों की यात्रा में जा रखे थे। अभी कल वो लिथुआनिया पहुँचे थे, आज वो एस्टोनिया आए, कल उन्होंने लैटविया में जाना है। तो ये जो 3 बाल्टिक देश है, ये कभी सोवियत यूनियन का भाग हुआ करते थे, लेकिन अब अलग हो चुके हैं सोवियत यूनियन से। अभी ये नाटो के मेंबर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको खतरा लगता है रसिया से, और इनको लगता है कि रसिया इनके ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि बॉर्डर लगती है रसिया के इन तीनों देशों के साथ। जो इस्टोनिया के प्रेसिडेंट हैं अलर कारिस, उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन को भरपूर मदद करेंगे। और उन्होंने जैसे कहा है कि जो हमारा डिफेंस बजट है उसमें से 0.25% हम यूक्रेन को देंगे 2024 से 2027 के बीच के लिए। उन्होंने कहा है आगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूक्रेन को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके लास्टिंग पीस हो सकती है। यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है, उसने एक कॉन्ट्रोवर्स बिल आने वाला था वहाँ पे पार्लियामेंट में, उसको उसने डिबेट करने से मना कर दिया। ये जो बिल है ये कॉन्ट्रोवर्सी बिल है, और ख़ासतौर में इसमें जो ड्राफ्टिंग के ऊपर था, ये सोल्जर ड्राफ्टिंग के ऊपर। अभी देखा जाए तो यूक्रेन में सिपाहियों की कमी हो चुकी है, और अभी 2023 जब ख़त्म हो रहा था तो उसी समय एक यूक्रेन की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें उसने कहा था कि अगर हमको इस लड़ाई को सस्टेन करना है तो 2024 में हमको 5 लाख नए रिक्रूट भर्ती करने पड़ेंगे। तो सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाए। उसी के लिए सरकार बिल लाने वाली है पार्लियामेंट में। लेकिन जैसे ही बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, तो जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने इसको डिबेट करने से ही मना कर दिया। आखिरकार इस बिल में क्या क्या चीज़ें उसे हम देख लेते हैं। पहले तो ये है, जो ड्राफ्ट डॉजर होते हैं, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं नौजवान, जो उनकी उम्र होती है सेना में काम करने की, लेकिन वो इसके बावजूद वो डॉज कर देते हैं, यानी वो भाग जाते हैं सेना से, सेना में नहीं भर्ती होते, वो करप्शन का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग देश से भाग जाते हैं। ऐसे करके वो सेना में भर्ती होने से बचने की कोशिश करते हैं। उनको ड्राफ्ट डॉजर के नाम से जाना जाता है ऐसे लोगों को। तो ये इस बिल में कहा गया है कि ऐसा अगर कोई काम करता है, यानी कि कोई अगर मिलिट्री सर्विस से भागने की कोशिश करता है, तो उसको फ़ाइन लग सकता है, उसको पेनल्टीज़ पड़ सकती है उसके ऊपर। दूसरा ये है कि जो मिलिट्री सर्विस की एज है उसको 27 साल से घटा के 25 साल कर दिया गया है बिल में। तीसरा, जो अभी तक सोल्जर उसको सीमा में भेजा जाता था, तो अनलिमिटेड समय के लिए उसको रखा जाता था सीमा में, लेकिन बिल सरकार ने जब रखा है तो उसमें ये टाइम को बदल दिया गया है। अब 36 महीने तक कोई सोल्जर को बॉर्डर में रखा जाएगा, उसके बाद उसको वापस घर भेजा जाएगा। तो इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोल्जर के फ़ायदे में भी है, क्योंकि कई सोल्जर इस समय बॉर्डर में खड़े हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनको घर में भेजा जाए। लेकिन इसमें कुछ खासतौर में ऐसे पॉइंट है जो ह्यूमन राइट के इशू के बन सकते हैं आगे आने वाले समय में। जैसे कि एक गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के लीडर है, उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोविज़न ऐसे जो ह्यूमन राइट के वायलेशन करते हैं। तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, इन तीनों देशों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है, और ये एमओयू इस्तांबुल में साइन किया गया आज के दिन। इसके तहत ये तीनों देश मिलके एमसीएम ब्लैक सी में बनाएंगे, यानी कि ब्लैक सी का जो इलाका तीनों देश से होकर निकलता है, वहाँ पर माइंस बिछ रखी है, रसिया ने यहाँ पर माइंस बिछा रखी है, तो उन माइंस को हटाने का काम तीनों देश ही मिलके करेंगे। अभी देखा जाए तो जब से रसिया ने लड़ाई शुरू की है यूक्रेन में, तो उसने ब्लैक सी वाले इलाके को उसने माइनों से भरा हुआ है। लेकिन कुछ माइनस ऐसी है कि वो अपने जो उनकी जगह वहाँ से डिसलोकेट होकर वो तुर्की के इलाके में पहुँच चुकी है, और दूसरा जो इधर जगह पड़ती है बुल्गारिया, रोमानिया, यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो फिर इन देशों के लिए खतरा हो रहा है। कोई भी शिप इन देशों के रास्ते जाएगी तो उनका माइंस के चपेट मारने का खतरा बना हुआ है। तो इन तीनों देशों ने फैसला लिया कि ये तीनों देश मिलके जो इनके इलाके का जो सी का पार्ट पड़ता है, ब्लैक सी का, उसको उसकी सफाई करेंगे। माइंस अगर कहीं पर होगी तो उसको निकालेंगे, डी माइनिंग ऑपरेशन करेंगे। तो रसिया ने जिस प्रकार से माइंस उसने बिछा रखी थी ब्लैक सी में, उसने अपने वाले भाग और यूक्रेन वाले भाग में बिछा रखी थी। यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन को उसका एक्सपोर्ट इस रास्ते से होता है ब्लैक सी के, तो ब्लैक सी के रास्ते से जब उसका एक्सपोर्ट होता है तो फिर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था कई महीने तक,
यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वजह यही थी कि जो माइन है वो उसके होने के कारण कोई भी शिप यूक्रेन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो यूक्रेन ने फिर जवाबी कार्रवाई की और उसने कुछ इलाकों से माइंस हटा दिया है जो उसके इलाके में पड़ता है। तो अब वो यहाँ से शिप भेजने लग गया है। लेकिन अभी भी पिछले महीने ही खबर आई थी कि एक शिप यूक्रेन के लिए आ रही थी और उसमें माइंस की चपेट आने में उसमें जो 2 क्रू मेंबर थे वो घायल हो गए थे। तो अभी भी ऐसा ब्लैक सी में कई माइंस है यहाँ पर बिछी हुई है, रसिया ने बिछाई है और साथ में यूक्रेन ने भी कुछ उसने भी यहाँ पर जैसे कि कुछ माइंस को उसने हटा दिया था, वो माइंस फिर हट के वो दूसरे देशों की तरफ चली गई। तो ऐसे करके कई ये पूरा ब्लैक सी के इलाके में माइंस का खतरा है। तो कोशिश की जा रही है कि कैसे करके इस माइंस को हटाया जाए। रसिया का जो बेलग्रोद वाला क्षेत्र जो यूक्रेन की बॉर्डर से लगता है, वहाँ पर पिछले दिनों से खबर आ रही है कि बेलग्रोद की सीमा में रहने वाले लोगों को रसिया की जो सरकार है वो यहाँ से एवोकेट कर रही है, दूसरे सेफ वाली जगह में ले जा रही है। अभी तक 300 लोगों को यहाँ से रसिया सरकार ने निकाल के सेफ वाली जगह में ले गई है। अभी कल के दिन खबर आई थी कि 90 से ज़्यादा बच्चों को भी रसिया सेना ने यहाँ से निकाल के किसी सुरक्षित जगह में ले गई। तो रसिया कोशिश कर रहा है कि ये बेलग्रोद का जो इलाका है जो बॉर्डर से लगता है यूक्रेन में, जिसमें अटैक भी किया था यूक्रेन ने, 30 दिसंबर को अटैक हुआ था यूक्रेन की तरफ से जिसमें 25 रसियन नागरिक मारे गए थे। तो तब से रसिया की जो सरकार है इसको सुरक्षित कर रही है क्षेत्र को और उसने डिफेंस मिसाइलें भी यहाँ पर लगा रखी है ताकि कोई यूक्रेन का ड्रोन मिसाइल आए तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। साथ में वो अपने जो निवासी है उनको भी यहाँ से विस्थापित कर रही है दूसरी जगह में। तो यहाँ के जो गवर्नर है विलेचलॉफ ग्लेडकोव, इन्होंने आज मॉस्को में एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा है कि इस समय हमारे जो प्रोविंस है उसके लिए बुरा वक्त चल रहा है और साथ में उन्होंने ये कहा है ये हार्ड टाइम है हमारे लिए और हार्ड टाइम में हम सब यूनिटी के साथ खड़े रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे जो स्टेट है वो भी हमको सपोर्ट करे। दिमित्री मेदवेदेव ये डिप्टी चेयरमैन है रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के। इन्होंने थर्सडे के दिन वार्निंग दी है कि अगर कोई यूक्रेन की तरफ से मिसाइल अटैक रसिया के अंदर होता है और रसिया की कोई लॉन्च साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये टारगेट बनाया जाता है तो फिर इसका रसिया रिस्पॉन्ड कर सकता है और जो रिस्पॉन्ड रसिया करेगा वो न्यूक्लियर रिस्पॉन्ड भी हो सकता है। यानी कि उन्होंने न्यूक्लियर धमकी दी है यूक्रेन को। अभी कुछ खबर आ रही है कि यूक्रेन जैसे कि उसने बेलग्रोड में निशाना बनाया था, लेकिन बेलग्रोड तो खैर सीमा के पास में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई मिसाइल यूक्रेन द्वारा छोड़ी जाती है और मॉस्को में जाके हिट करती है और मॉस्को में जाके अगर वो किसी प्रोडक्शन साइट में हिट हो गई तो उसके लिए ही मेदवेदेव ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर यूएस या दूसरे देशों द्वारा मिसाइल यूक्रेन को जो मिल रही है, अगर उस मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने हमारे किसी इलाके में हमला किया और वो हमला करके हमारी जो सप्लाई लाइन है उसको तोड़ने की कोशिश की या फिर हमारे जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर हम न्यूक्लियर रिस्पांस दे सकते हैं। तो मेदवेदेव की तरफ से आज ये स्टेटमेंट आया और मेदवेदेव ने इससे पहले भी कई बार उन्होंने न्यूक्लियर धमकी दे रखी है। पिछले जब समर ऑफेंसिव चला था, स्प्रिंग ऑफेंसिव यूक्रेन की तरफ से, तभी भी उन्होंने न्यूक्लियर बम की धमकी दी थी। जो रसिया उसने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर दबाव बना रहा है और जो रसिया का पैसा इस समय जब्त हो रखा है लगभग $300 बिलियन, उस पैसे को जब्त पैसे को अमेरिका चाहता है कि ये पैसे को यूक्रेन को सौंप दिया जाए। तो रसिया इसी की चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया यानी कि जो पैसा हमारा है जब्त पैसा फ्रोजन एसेट अगर उसको यूक्रेन को दिया तो फिर हम भी हमारे देश में जो वेस्टर्न देशों की कंपनीज हैं हम उनको भी लिक्विडेट करेंगे, हम उनको भी जब्त कर लेंगे। तो उन्होंने ये वार्निंग दी है। अभी देखा जाए तो रसियन का जो फ्रोजन एसेट है ज़्यादातर वो यूरोपियन देशों में है। अमेरिका में तो उसने कम पैसा रखा था लेकिन यूरोपियन देशों में उसका ज़्यादातर पैसा यूरोपियन देशों में था। जब लड़ाई उसने शुरू की तो ये सारा पैसा उसका जब्त कर लिया गया। अमेरिका ने भी किया अपने देश में जो था थोड़ा बहुत और यूरोपियन देशों ने भी जब्त कर लिया रसिया का पैसा। अभी तक वो जब्त बैंकों के अंदर वो पैसा है पड़ा हुआ। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि क्योंकि यूक्रेन को इस समय पैसे की ज़रूरत है तो अमेरिका चाहता है कि ये जो रसिया का कुछ जब्त पैसा है इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन को दिया जाए। यूक्रेन इस समय कोशिश कर रहा है कि डिफेंसिव लड़ाई ले जाने की कोशिश है उसकी, क्योंकि उसका जो ऑफेंसिव है वो तो फेल हो गया है। अब ठंड भी मौसम शुरू हो गया है तो वो चाहता है कि अब रसिया की जो सेना है जो ऑफेंसिव में जाने वाली है उसको रोका जाए। तो उसने ट्रेंचेस यहाँ पर बिछा दिए जगह जगह में। साथ में उसने बहुत सारी डिफेंसिव चीज़ें कर रखी है इस इलाके में ताकि कोई रसिया अगर ऑफेंसिव होता है तो उसको रोका जा सके।